नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो पाकिस्तान की है और वहां के कराची शहर में हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे हैं। पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद पूरी कहानी बताऊंगा। कदम बढ़ाओ, भाई कदम बढ़ाओ। तो इस वीडियो में लोग अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम आपको पाकिस्तान में सिंधु देश या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, इन सब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जो देशों की मांग उठ रही है उसके बारे में हम आज कुछ नहीं बताने जा रहे हैं। हम आज आपको बताने जा रहे हैं सिंध का इतिहास। जब आप जन गण मन गाते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। भारत का नेशनल एंथम है, लेकिन पंजाब सिंध गुजरात मराठा में पंजाब आधा हमारे पास है और सिंध तो बिल्कुल नहीं है। तो जो सिंध भारत के साथ है ही नहीं हमारे राष्ट्रगीत में, उसका स्थान क्यों? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं 6वीं शताब्दी में। उस वक्त सिंध प्रदेश में राय वंश का शासन था। राजा थे सुभाष राय। सुभाष राय की पत्नी बहुत खूबसूरत थी और सुभाष राय अचानक बीमार पड़ते हैं। सुभाष राय ने अपने ही दरबार में रहने वाले अति सुंदर ब्राह्मण चक को वहां का राजा बना दिया और उसके बाद सुभाष राय की मृत्यु हो जाती है। चक की खूबसूरती से रिझकर सुभाष राय की पत्नी चक के साथ शादी कर लेती है और उस शादी से जिस संतान की उत्पत्ति होती है उनका नाम था राजा ताहिर। वही राजा ताहिर जो अंतिम हिंदू राजा हुए सिंध प्रदेश के। राजा ताहिर को हराया किसने? 1712 ईस्वी की बात है। राजा ताहिर को युद्ध में हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसी मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान के लोग पहला पाकिस्तानी मानते हैं। वहां के इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही पाकिस्तान की नींव रखी थी और इस खित्ते में इस्लाम का परचम लहराया था। मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद उस इलाके में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ। सिंध की लगभग 50% आबादी मारकर, काटकर, डराकर, धमकाकर मुसलमान बना दी गई, लेकिन इसके बावजूद वहां 50% हिंदू थे। उसी वक्त एक और महापुरुष का अवतरण हुआ सिंध की धरती पर। नाम था झूलेलाल। जब झूलेलाल का जन्म हुआ उस वक्त मकरान शाह सिंध पर शासन कर रहे थे, वो भी क्रूर मुसलमान राजा। झूलेलाल ने उन्हें समझाया कि लोगों को प्रताड़ित कर मुसलमान बनाने से अल्लाह खुश नहीं होता। मकरान शाह ने झूलेलाल की बात नहीं मानी। फिर एक आश्चर्य हुआ। अचानक सिंध दरिया का पानी उछाल मारने लगा, वो खेत खलिहान उजाड़ने लगा और इस आश्चर्य या कर्तव्य को देखकर जो राजा शाह था उसने झूलेलाल को अपना गुरु मान लिया। शाह मुसलमान था, झूलेलाल को अपना गुरु मान लिया और उस वक्त तमाम सिंधियों के इष्टदेव हो गए झूलेलाल। समय का पहिया घूमता गया, अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेजों ने सिंध का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया। वो गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता था। मुंबई और कराची सिस्टर सिटी कहे जाते थे, जुड़वा बहनें, जहां से पश्चिम की ओर व्यापार भारत का होता था। जब बंटवारे की बात आई, 1947 की बात है, तो रेड क्लिफ को सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया। सिंध की आधी आबादी हिंदू और आधी मुसलमान। संकट यह कि सिंध हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में। सिंध देश के लोग व्यापारी थे,
वो चाहते थे कि उन्हें मुंबई के साथ रहने दिया जाए। मुंबई व्यापार की बड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों ने सोचा कि पुराना बॉम्बे प्रोविंस को रिवाइव करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध को, तीनों को मिलाकर एक अलग देश बना देते हैं। यह देश धन्य धान्य से भरपूर होगा और अगर भविष्य में कभी अंग्रेजों को वापस यहां आने की जरूरत पड़ी तो यह देश उनका लॉयल होगा। लेकिन ऐसा हो न सका। महाराष्ट्र और गुजरात भारत के साथ आ गए और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 50% हिंदू आबादी वाला सिंध। बंटवारे के समय बड़े पैमाने पे वहां के सिंधी भाई भारत की ओर माइग्रेट करने लगे। पहला जत्था 10,000 का था और अंतिम आते आते 90,000 का जत्था भारत की ओर माइग्रेट किया। वो लोग गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बसने लगे, समंदर के किनारे। आजादी के बाद भारत ने सिंधियों को अपने समाज में अपना लिया। सिंधियों के लिए एक अलग शहर बसाया गया जिसे हम उल्हासनगर के नाम से जानते हैं। आज भी मुंबई के पास उल्हासनगर नाम का वो शहर है जहां की 80% आबादी सिंधियों की है। आजादी के बाद सिंधियों ने मेहनत की। शिक्षा का महत्व ऐसा कि आजादी के महज 6 साल के अंदर मुंबई में सिंधियों ने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था जय हिंद कॉलेज। वो आज भी मुंबई के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से है। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष वो सिंधी थे। आज भी बॉलीवुड में देखिए रणवीर सिंह नए जमाने का वो सिंधी है। यानी भारत के हर क्षेत्र में सिंधियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने खूब पैसे कमाए। लेकिन पाकिस्तान के सिंधियों का क्या हुआ जो बच गए थे? पाकिस्तान के सिंधियों के साथ हुआ तो सिर्फ अत्याचार। पहला अत्याचार भारत से गए मुसलमानों को सिंध प्रांत में बसाना। यह रणनीति के तहत किया गया था। इन मुसलमानों को जो भारत से पाकिस्तान की ओर गए इन्हें मुहाजिर कहा जाता था। मुहाजिरों को चुन चुन कर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिंध में बसाया गया। पाकिस्तान की राजनीति में, सिंध की राजनीति में, सिंध के प्रशासन में मुहाजिरों का दबदबा बढ़ता गया। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मुहाजिर। जुल्फिकार अली भुट्टो वो भी मुहाजिर। तो मुहाजिरों के बढ़ते दबदबे से वहां के लोकल लोग यानी सिंधी लोग बेहद नाराज। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट है जो कि 2021 से 2024 दिसंबर तक के आंकड़े बताती है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि 5,000 ऐसे सिंधी जिन्होंने मुहाजिरों के दबदबे के खिलाफ आवाज उठाई वो गायब कर दिए गए पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, पंजाबी आर्मी के द्वारा। वो कहां गए आज तक पता नहीं चला। जब भी सिंधियों ने अपने लिए कुछ मांगा तो पंजाब से सिर्फ मिला तो खून। एक कहावत है पाकिस्तान में कि हमेशा लाशें पंजाब से सिंध की ओर ही क्यों आती है, सिंध से पंजाब की ओर कोई लाश क्यों नहीं गई। जो ताजा आंदोलन है ये पानी को लेकर है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत अपनी ओर ले जा रहा है। सिंध में सूखा पड़ रहा है, वहां के किसान भूखे मर रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन है। सिंध की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। व्यापारी होने के बावजूद पूरे पाकिस्तान का धन ऐसा लगता है मानो पाइपलाइन के सहारे पंजाब की ओर खींचा जा रहा है। और ऐसे माहौल में एक बार फिर से सिंधु देश की मांग सर उठाने लगी है। हालांकि ये इनिशियल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिंधु देश बन ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बलूचिस्तान, पश्तून अपने लिए खैबर पख्तूनख्वा में जो आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह सिंधी भी अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। सिंधी अहिंसक हैं, व्यापारी हैं, इसलिए इनके आंदोलन को तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन इनके साथ भी जन समर्थन है और पैसे की ताकत तो जरूर है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।